हेलो बच्चों, कैसे हैं सब। कैसे चल रही है स्टडी? अच्छी चल रही होगी, है ना। क्योंकि अपन लोग क्या है कि घर पे बैठ के अभी जो कुछ भी अपन पढ़ रहे हैं उसको जितना अच्छा हो सके अपन करें और अच्छे से उसको लिखें, नोट्स बनाएं, क्योंकि नोट्स बहुत ज़रूरी है। जब तक नोट्स नहीं बनेंगे ना बेटा, तब तक अपन किसी भी चीज़ को अच्छे से क्लियर नहीं कर पाएंगे। ज़रूरी है आप जितना कुछ आपको पढ़ाया जा रहा है वो सब कहाँ कर लें, कॉपी में व्यवस्थित करके नोट्स बनाएं, ताकि आप अच्छे से उन चीज़ों को क्लियर कर सकें। तो चलिए आज शुरू करते हैं अपन अपना रसायन विज्ञान कक्षा 11वीं का जो अपना नया चैप्टर शुरू हुआ था 13 हाइड्रोकार्बन, उसके बारे में अपन आगे डिस्कस करते हैं। पीछे जो लास्ट वीडियो मैंने आपको दिया था उसके अंदर मैंने आपको क्या क्या बताया। इसके अंदर मैंने बताया कि उसमें अपने पास जो है वहाँ पर हेल्केन, एल्कीन और एल्काइन तीनों हैं। एल्केन किस तरह से होता है, एल्काइन किस तरह से वर्क करता है और अपन इनको किस तरह से रीड करते हैं, इनका जनरल कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, वो क्लियर हो गया था। अब देखते हैं आज अपन इंडिविजुअल एल्केन, एल्कीन और एल्काइन को रीड करेंगे, ताकि अपन समझ सकें कि यहाँ पर अपने को एल्केन में क्या क्या पढ़ना है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। अपना जो टॉपिक है वो है एल्केन। आज आप सब मेरे साथ शुरू करेंगे 13 चैप्टर का दूसरा पार्ट मैं बोलूँ तो, क्योंकि मैंने वीडियो जो लास्ट दिया था उसमें पार्ट डाला था फर्स्ट, अब ये सेकंड पार्ट हो गया है। एल्केन, एल्केन क्या है, कैसे वर्क करती है और किस तरह से अपन इसको यूज़ कर सकते हैं, ये थोड़ा सा अपन चेक कर लेते हैं। तो चलते हैं एल्केन के अंदर। एल्केन जो है अपन ने बात किया था क्या, कार्बन कार्बन के मध्य क्या होता है, एकल बंध पाया जाता है। और एकल बंध पाए जाने के कारण अपन देखते हैं कि अपने पास जो है वो कार्बन की क्या हो जाती है, एक लंबी श्रृंखला बन जाती है। तो लंबी श्रृंखला बन जाती है। एल्केन का सामान्य नामकरण अपन इसके अंदर पढ़ेंगे, फिर इसकी समावयवता पढ़ेंगे और फिर जाकर अपन इसके विरचन की विधियों में कनेक्ट होंगे। तो सबसे पहले आपने हेडिंग डाल दिया होगा एल्केन, तो एल्केन के बारे में लिखेंगे ऐसे हाइड्रोकार्बनिक यौगिक, ऐसे हाइड्रोकार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध पाया जाता है तथा इसकी संरचना निम्न प्रकार से प्रदर्शित की जा सकती है। बात समझ में आ रही होगी। अब आप हेडिंग डालेंगे एल्केन की संरचना। एल्केन की संरचना, एल्केन जो है वो हाइड्रोजन के साथ एकल बंध द्वारा जुड़ा हुआ होता है। तो ये अपन लिखेंगे यह एकल बंध युक्त चतुष्फलकीय होते हैं। यह एकल बंध युक्त चतुष्फलकीय
संरचना का निर्माण करते हैं। इनमें कार्बन कार्बन के मध्य 109 डिग्री 28 मिनट बंद कोण होता है। बंद कोण होता है, लिख दिया। उसके बाद अपन देखते हैं कि इसके अंदर जो चतुष्फलक की संरचना होती है उसको अपन किस प्रकार से स्ट्रक्चर में शो कर सकते हैं, तो वो थोड़ा सा देखेंगे। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लेंगे ताकि अपन इसको अच्छे से बना सकें। जल्दी से 1 2 3 ले लिया। चलो आओ अब इसकी संरचना बना लेते हैं। संरचना कैसी बनती है, तो सब बहनें ध्यान से मेरे साथ साथ बनाएंगे। देखो बेटा, ये कार्बन है और इसकी चतुष्फलक की संरचना इस तरह की होती है। ये कार्बन की क्या है, चतुष्फलकीय संरचना है, जिनमें यहाँ पर क्या जुड़े हुए रहते हैं, हाइड्रोजन जुड़े हुए रहते हैं। ध्यान करेंगे बहनें, इनमें कार्बन कार्बन के मध्य व कार्बन हाइड्रोजन के मध्य क्या पाया जाता है, एकल बंध पाया जाता है। एकल बंध के साथ साथ इसमें क्या होता है, इसके अंदर कार्बन हाइड्रोजन के मध्य भी सिग्मा बंध पाया जाता है। अब आप यदि हाइड्रोजन व कार्बन के सिग्मा बंध की बात करें तो कार्बन का S कक्षक जो है वो कार्बन के कौन से 2p कक्षक के साथ में क्या करता है, अतिव्यापन करता है। अब अतिव्यापन क्या है, यहाँ पर मैं सिंपल सा मीनिंग बता रही हूँ ताकि आप समझ जाएं। अतिव्यापन का मतलब है बंध का बनना, बंध किस तरह से फॉर्मेट हो रहा है उसे अतिव्यापन कहते हैं। तो अतिव्यापन जो है वो समान अक्ष में होगा, समान अक्ष में होगा। तो समान अक्ष में होने के कारण इनमें कौन सा बंध पाया जाता है, सिग्मा बंध पाया जाता है। तो इस प्रकार अपन देखते हैं कि अपन जो भी इसके अंदर काम कर रहे हैं, इसके अंदर जो भी अपन स्ट्रक्चर में शो कर रहे हैं वो सब आपको थ्योरी में भी लिखना है। तो आप फटाफट थ्योरी में भी लिखेंगे, पहले स्ट्रक्चर बनाएंगे ताकि बात क्लियर हो जाए। फटाफट आप यूँ भी लिख सकते हैं, ये जो सीधी लाइनें होती है वो हमेशा कागज के तल पर होती है, और ये जो होता है वो कागज के तल के ऊपर, और ये कागज के तल के नीचे बोले या पीछे। बात समझ में आ गई होगी। तो इस प्रकार अपन क्या है, एल्केन की संरचना को बना सकते हैं। तो पहला थ्योरी में लिखेंगे, इसमें कार्बन कार्बन के जो मध्य बंध होगा वो 154 पिकोमीटर लंबाई का, व कार्बन हाइड्रोजन बंध की लंबाई क्या होती है, वो होती है आपके 112 पिकोमीटर। तो आप यहाँ पर लिखते जाएंगे, कार्बन कार्बन के मध्य बंध लंबाई वह कार्बन हाइड्रोजन के मध्य बंध लंबाई 112 पिकोमीटर होती है। तो कार्बन हाइड्रोजन के मध्य तो कितनी होती है, 112 पिकोमीटर, व कार्बन कार्बन के मध्य 154 पिकोमीटर होती है। आगे लिखो, कार्बन व हाइड्रोजन के S कक्षक, कार्बन व हाइड्रोजन के S कक्षक परस्पर
अतिव्यापन करके क्या करते हैं? अतिव्यापन करके सिग्मा बंध का निर्माण करते हैं। बात समझ में आ गई क्या? किसका निर्माण करते हैं? सिग्मा बंध का निर्माण करते हैं। इसमें कार्बन कार्बन के जो 2p कक्षक होते हैं, हाइड्रोजन के s कक्षक के साथ अतिव्यापन करते हैं। फटाफट स्क्रीनशॉट लेंगे ताकि बात समझ में आ जाए। फटाफट देखें, जल्दी जल्दी जल्दी। चलो बच्चों, अगला हेडिंग डालो, एल्केनो का नामकरण। ये तो आपको आता होगा ना, पीछे वाले चैप्टर में से देख के करना है। क्या? एल्केनो का नामकरण। मैंने एल्केन के नामकरण बहुत अच्छे से करवा रखे हैं। अब मैं अगला टॉपिक लूँगी डायरेक्ट। नामकरण आपको पता है ना, अपन कैसे करते हैं? IUPAC नामकरण एकल बंध होता है तो क्या लगाते हैं? एन लगाते हैं। लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं। लंबी श्रृंखलाएं समान हो तो प्रतिस्थापियों की संख्या चेक करते हैं। अधिक प्रतिस्थापी जिसमें बन रहे हैं वही कार्बन श्रृंखला का मान लिया, कार्बन श्रृंखला को चुना जाता है। वहीं कार्बन कार्बन जो है उसमें कोई क्रियात्मक समूह है तो उसको पहले लिया जाता है। फिर प्रतिस्थापियों का नामकरण को देखते हुए IUPAC नामकरण करते हैं कि प्रतिस्थापियों की संख्या क्या है। जिस तरफ प्रतिस्थापियों को कम से कम अंक मिले, अगर कम से कम अंक मिल रहे हैं उस तरफ से आपको क्या करना होता है? उसका क्रमांकन करना होता है। तो इस प्रकार अपन IUPAC नामकरण तो जानते हैं, कोई बड़ी बात है नहीं। अब अपन तो अगला टॉपिक लेते हैं। अगला हेडिंग डालेंगे बेटा, समाव्यवस्था। अब आप सोच रहे हैं समाव्यवस्था भी तो पीछे करवाई दी आपने, समाव्यवस्था भी तो करवाई हुई है। नहीं, वो समाव्यवस्था अलग थी और यहाँ पर समाव्यवस्था अलग है। ये समाव्यवस्था केवल और केवल मात्र एल्कीनों में ही पाई जाती है, जिसे अपन बोलते हैं संरूपण समाव्यवस्था। अर्थात एल्केनों में जो उनकी संरचनाएं होती है वो विभिन्न प्रकार की होती हैं। अर्थात किसी भी एक अणु को विभिन्न अवस्थाओं में क्या किया जा सकता है? व्यवस्थित किया जा सकता है। और इन एक अणु को इन विभिन्न अवस्थाओं में क्या किया जाता है? व्यवस्थित जब किया जाता है तो उसे अपन क्या बोलते हैं? संरूपण समाव्यवस्था कहते हैं। तो संरूपण समाव्यवस्था को अपन दो प्रकार से डिफाइन करेंगे, ग्रसित और सांतरित। तो सबसे पहले लिखो संरूपण समाव्यवस्था। अगला हेडिंग है समाव्यवस्था। समाव्यवस्था आ गई। अब समाव्यवस्था में सबसे पहली है संरूपण आई बात समझ में? संरूपण समाव्यवस्था किसे कहते हैं? तो आप परिभाषा लिखेंगे, लिखो कार्बन कार्बन एकल बंध में, कार्बन कार्बन एकल बंध में मुक्त घूर्णन पाया जाता है। मुक्त घूर्णन पाया जाता है। मुक्त घूर्णन के परिणाम स्वरूप इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? परिणाम स्वरूप एक अणु विभिन्न क्या व्यवस्थाओं में स्थित होते हैं। विभिन्न व्यवस्थाओं में क्या होते हैं? व्यवस्थित या विभिन्न अवस्थाओं में प्राप्त होते हैं।
होते हैं। इस प्रकार एक अणु की विभिन्न व्यवस्था को ही संरूपण समावयवता कहते हैं। ये दो प्रकार की होती है। देखो बच्चों, संरूपण मतलब किसी भी एक अणु को अलग अलग स्ट्रक्चर में शो करते हैं, अलग अलग संरचनाओं में उसे अभिव्यक्त करते हैं। तो अलग अलग जब उसकी व्यवस्था होगी तो अपन उसको क्या बोलेंगे? संरूपण समावयवता कहते हैं। बात समझ में आ गई होगी। ये दो प्रकार के होते हैं। आप इस तरह से चार्ट बना के लिखेंगे, ग्रसित एवं सांतरित। सांतरित और ग्रसित, ग्रसित और सांतरित। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, जल्दी देखिए, फटाफट फटाफट फटाफट। लिख लिया? तो अब लिखो सबसे पहला ग्रसित, ग्रसित और सांतरित दिया। लिखो, ग्रसित रूप उच्च ऊर्जा के साथ प्राप्त किए जाते हैं व सांतरित निम्न ऊर्जा के साथ प्राप्त किए जाते हैं। ग्रसित उच्च ऊर्जा के साथ प्राप्त किए जाते हैं व सांतरित निम्न ऊर्जा के साथ प्राप्त किए जाते हैं। लिख दिया? अब इसके बाद में अगली हेडिंग जो है वो इनके प्रकार की है कि कब कब ग्रसित रूप बनेगा और कब सांतरित रूप बनेगा। ये अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक आप इतना काम करेंगे, अच्छे से लिखेंगे, अच्छे से नोट्स बनाएंगे और ध्यान से लिखकर जो बात समझ में नहीं आती है वो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर पूछेंगे। थैंक यू।